हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी सेहत में होंगे और आपने सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट तो आपके अंदर बखूबी क्लियर हो गया होगा और ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी कॉन्सेप्ट बखूबी क्लियर हो गया होगा। मुझे विश्वास है कि आप साथ ही साथ सवाल लगा रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कैसे कैसे सवाल आते हैं। देखो, एक मेरा सजेशन सबसे पहले हमेशा रहता है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन जरूर करो। अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपेयर करो पिछले सालों के। जेई की तैयारी कर रहे हो तो मेंस और एडवांस दोनों को साथ ही साथ रखो। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मेडिकल नीट के एग्जाम्स के पुराने पेपर्स जो है ज़रूर देखें, वो बहुत हेल्पफुल होंगे। लास्ट 5 ईयर सफिशिएंट है और अच्छे से करना चाहते हो लास्ट 10 ईयर देख सकते हो। बहुत पुराने पेपर्स देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेंड बदलता रहता है। तो लास्ट 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स हमारे लिए सफिशिएंट है। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम्प्लीटली नया चैप्टर है और जो पहले उन्होंने पढ़ा उससे कोई रिलेशन नहीं है। एक नया चैप्टर है जिसका सिलेबस जो है कन्फाइंड है केवल जेई मेन में। इसका एडवांस में पार्ट नहीं है लेकिन जेई मेन में है। आगे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे फिजिक्स पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। अच्छा, आज मैं जो बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, उसको समझाने के लिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट। उसको समझने के लिए मैं बताऊंगा कैसे समझना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फ्लक्चुएशन के कारण, के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते हैं, जो कि हमारे ट्रांसवर्स वेव इन नेचर हैं। और इन ट्रांसवर्स वेव इन नेचर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे जो सिलेबस में है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसका बेसिक समझना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो समझना, और हमारे पास है कि इसका जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, ये सब है। इन स्पेक्ट्रम के कुछ कुछ पार्ट्स हमें जानने हैं। और लास्ट में हमारे पार्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, वो हमें समझना है आखिरी में। ये पार्ट है सिलेबस में। आज की क्लास शुरू करते हैं, समझते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसका नाम है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट एक नया टाइप का टर्म यहां पे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। एक टर्म आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और ये कोई ऐसा डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि हमारा कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है। मैं समझाऊंगा इसका मतलब। अच्छा, अभी तक जो हम लोग करंट जानते हैं वो जानते हैं कि एक वायर में चार्ज फ्लो होता है तो उसके कारण एक करंट स्टेब्लिश हो जाता है वायर में। उस करंट को हम लोग कहते हैं कंडक्शन करंट। एग्जाम्पल, जो करंट हमारे पास वायर में है, अगर एक वायर है, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट लेट से आई फ्लो हो रहा है, तो इस करंट को कहते हैं हम लोग कंडक्शन करंट। बेसिक सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, बहुत नॉर्मल है, सबको जानता है। फिर मैंने बताया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में, हमने बताया है कि एक करंट कैरिंग वायर के कारण उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है। सेंस क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? वो ये है कि राइट हैंड लो, कर्ल करो फिंगर, थंब शुड पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस सेंस में फिंगर कर्ल होगा उस सेंस में आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कुछ ऐसा। ये पार्ट बोर्ड के अंदर जा रहा है, पार्ट बोर्ड के बाहर आ रहा है, तो ऐसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड इस केस में। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस कंडक्शन करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसा, दिख रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ, भाई सबको तो ध्यान होगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या होता है, सर्किट लॉ, सर्किटल लॉ। ये भी मैंने बताया है आपको मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेप्ट में, और इसका यूज करके हम लोगों ने कई चीज डिड्यूस भी की थी, निकाली भी थी। एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये मतलब था कि पता करो कि कितना नेट करंट है किसी भी एक क्लोज्ड लूप से। क्लोज्ड लूप लेना है हमें और उसके कारण फिर पता करना है कि कितना करंट एलिमेंट उससे क्रॉस हो रहा है, ये हमें पता करना है। तो देखो, क्लोज्ड लूप लेना है, तो अगर मान लो मैंने क्लोज्ड लूप ले लिया, ऐसे रैंडमली ऐसे ले लिया मैंने क्लोज्ड लूप, इससे जो भी करंट एलिमेंट पास हो रहा है, लेट्स से कि अगर मेरे पास एक करंट एलिमेंट जा रहा है अंदर की तरफ, एक करंट, ये मान लो करंट है I1, लेट्स से ये करंट है I1। एक करंट एलिमेंट है जो जा रहा है बाहर की तरफ, करंट है I2। एक करंट है जो बाहर आपकी तरफ आ रहा है, I3। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक सेंस बना लूं इसका, अगर ये मैंने सेंस बना लिया है, तो अगर एक छोटा सा पार्ट ले ले, जो भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश रहेगी, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, एक स्मॉल लेंथ के
पेरीफेरी पे, डीएल पे। तो ये हमारे पास था कि लाइन इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। इस केस में आई नेट क्या हो जाएगा, अगर हमने सेंस ये लिया है कि जो भी करंट बाहर जाएगा उसको पॉजिटिव लेंगे तो आएगा I2 प्लस I3 माइनस I1, ये निकल के आ जाएगा म्यू नॉट I2 प्लस I3 माइनस I1। तो ये मैंने बताया हुआ है, सिंपल है, एम्पियर सर्किट लॉ, इसी का यूज करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो दो चीज मैंने रिकैप करवा दी कि क्या होता है कंडक्शन करंट और कैसे यूज करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। अच्छा, अब आज के केस में जो हम लोग करने वाले हैं वो सबसे पहले समझने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैक्सवेल एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। इन्होंने पाया कि मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड है कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर देखो मेरे पास ये कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, लेट्स से ये मैंने लिया फाइनाइट प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको एक एक्सटर्नल रेसिस्टर से। लेट्स से ये दोनों हैं प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से इनको नाम देते हैं हम लोग ए बी। मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करते हैं बी, इसलिए मैं नाम दे देता हूं एम एन नाम देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा एम एन। तो एम एन क्या है, हमारे प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा है, इसका रेसिस्टेंस की वैल्यू है आर। फिर यहाँ पे अगर ये पहले चार्ज है, जैसे ही हमने मान लो कोई स्विच लगा हो, अगर यहाँ पे स्विच लगा हो, स्विच क्लोज किया है, पहले चार्ज है, अगर ये स्विच हम लोगों ने क्लोज किया है तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। लेट्स से ये पॉजिटिव प्लेट है, हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, लेट्स से। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा इसके डिस्चार्जिंग के कारण। देखो एज द स्विच एस इज क्लोज्ड, फर्स्ट स्टेप, एज switch S is closed, capacitor discharges। अब इसके डिस्चार्जिंग के कारण क्या होगा, इसके डिस्चार्जिंग के कारण एक चार्ज फ्लो होने लगेगा इस पूरे सर्किट में। अब चार्ज फ्लो होने लगेगा तो चार्ज फ्लो के कारण क्या होता है, करंट एस्टेब्लिश हो जाता है सर्किट में। अब करंट एस्टेब्लिश हो रहा है तो मैं बोल दूंगा कि करंट भाई ऐसे फ्लो होने लगा, नो इश्यू, फ्रॉम M plate to the resistance to this N plate, ऐसे ही वो करंट फ्लो होने लगा। अच्छा, अभी तो हम लोग जानते हैं कि भाई कैपेसिटर के बीच तो हमें मालूम है कोई करंट तो नहीं दिख रहा हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ लगाएं किसी पोजीशन पे, तो लेट से कि मैंने क्या किया है, एक पोजीशन ले लिया है, ऐसा कुछ ऐसा पोजीशन ले लिया है, थोड़ा सा मुझे ये पार्ट की जरूरत है इसमें मिटा रहा हूँ। मान लेते हैं हमने पोजीशन लिया है कुछ ऐसा, और ये रहा मैंने एक सरफेस बनाया है ऐसा। लेट्स से वी हैव ड्रॉन दिस सरफेस S1, ऐसा बनाया हम लोगों ने। अब S1 सरफेस, ये S1 लूप, S1 सरफेस बनाया हम लोगों ने। अब S1 सरफेस के बीच से ये करंट लूप तो पास हो रहा है। तो अगर मैं फॉर सरफेस S1, अब देखो जरा, फॉर सरफेस S1 अगर हम लोग क्या लगाएं, एम्पियर्स लूप लॉ लगाएं, एम्पियर सर्किट लॉ लगाएं, एम्पियर्स सर्किट लॉ लगाएं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहां देखो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। भाई लाइन इंटीग्रल यही करेंगे ना, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। और आई क्या हमारे पास, करंट आई, कंडक्शन करंट फ्लो रहा, तो इसको नाम दे देते हैं आई सी। Let me say that this is capital IC करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्शन करंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर सरफेस S एम्पियर सर्किट लॉ इंटीग्रल म्यू नॉट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। ये तो दिख रहा है सबको, यहाँ पे तो फॉर सरफेस S1 ये हमारे पास है। अच्छा, अब ये चीज तो हो गई पूरी पहले के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर मैं एक लूप बना के एक दूसरा सरफेस बनाऊं, एक और सरफेस बनाऊं जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच से जा रहा है, मैं एक दूसरा सरफेस बना रहा हूं
और उसको क्या कर रहा हूं कि यहां पे मैंने एक और सरफेस बनाया। देखो ये सरफेस हम लोगों ने बनाया यहां पे, और इस सरफेस को क्या करते हैं, एक लूप की तरह, जो लूप यहां से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसा कर देते हैं, एक पूरा लूप बनाते हैं यहां पे। ये रहा मेरे पास लूप L, लूप L रहा ये, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे शो करते हैं लूप L, और इसी सरफेस को नाम देते हैं सरफेस S2। अच्छा अब देखो सरफेस S2 जो है हमारे पास, ये सरफेस जो S2 सरफेस है, इस सरफेस के अबाउट अगर मैं निकालने चलूं, अगर मैं निकालूं एमपीएस ऑर्डर लगाऊं फॉर सरफेस S2, देखो जरा, फॉर सरफेस S2 इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और I यहां क्या है, 0, इज इक्वल टू म्यू नॉट 0 इज इक्वल टू 0, ये चीज तो आ गई, इज इक्वल टू 0, ये निकल के आ गया। हमारे पास क्या निकल के आया फॉर सरफेस S2, जो हमारे पास, क्योंकि कोई करंट नहीं है ना बीच में, कोई करंट नहीं है, तो हमें निकल के क्या आ गया कि भाई ये तो भाई 0 है, एक चीज तो निकल के आ गया, सबसे पहली चीज। तो एक आता सरफेस S2 के अबाउट इंटीग्रल B डॉट DL। अच्छा देखो दोनों है क्या, मैं अगर पूरे लूप के लिए लूं, फॉर सरफेस S2 निकल के आ गया, अगर मैं पूरे लूप के लिए लूं तो इसको लिख सकता हूं इंटीग्रल B डॉट DL फॉर लूप L, क्योंकि ये भी लूप का एक पार्ट है, ठीक है ना, लूप हमारा ऐसा बना है, इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I आ जाएगा, और ये भी लूप का एक पार्ट है, सरफेस S2 ऐसे हमने लूप लिया है, ठीक है, तो ये आ रहा है, इसको भी लूप L के लिए ले लेता हूं, इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I, इसकी वैल्यू आ रही है 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि दोनों सेम लूप के लिए अलग अलग इक्वेशन आ रहे हैं। एक केस में आ रहा है कि म्यू नॉट IC है, एक केस में आ रहा है कि तो 0 है। अंडरस्टैंड, लूप हमारा एक ही है, L लूप ये जो पूरा कवर कर रहा है, लूप हमारा एक ही है। एक लूप के थ्रू, जब हम लूप के लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है कि इंटीग्रल B डॉट DL इस सरफेस के लिए ले रहे हैं, लूप के लिए इस सरफेस के लिए ले रहे हैं, तो आ रहा है इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट IC, तो कुछ ना कुछ उसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है। बट राइट साइड सरफेस के लिए देख रहे हैं, लूप के राइट साइड के लिए देख रहे हैं हम लोग, लूप तो वही है, तो सरफेस के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल्स टू 0। लेफ्ट साइड दोनों का सेम है, इंटीग्रल B डॉट DL लूप लेफ्ट साइड सेम है। इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 2 देखो, लेफ्ट साइड सेम है, बट राइट साइड इनकंसिस्टेंट हो जा रहा है। म्यू नॉट IC एक फाइनाइट वैल्यू है, यहां पे 0 है, दिस इज इनकंसिस्टेंट विद द एम्पियर्स लॉ, जो हम लोग को कंक्लूजन मिल रहा है। सो क्या हम लोग लिख सकते हैं, मैं ये पार्ट मिटा देता हूं। We obtain an inconsistency in Ampere's law. We obtain, ये पॉइंट लिख लो, an inconsistency in Ampere's law। सबसे पहली चीज, inconsistency in Ampere's law। क्यों ऐसा हुआ कि आखिरकार सेम लूप के लिए एक सरफेस के लिए फाइनाइट वैल्यू, अलग सरफेस के लिए एक 0 वैल्यू, अलग अलग वैल्यू, इनकंसिस्टेंसी। तो अब इसको चीजें हम लोग सही कैसे करें, कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है। तो मैक्सवेल ने स्टडी किया इस एक्सपेरिमेंट को, मैक्सवेल ने परफॉर्म किया, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने बोला कि भले ये करंट जा रहा है, कंडक्शन करंट जा रहा है सर्किट में, यहां बीच में भी एक करंट एस्टेब्लिश हो रहा है, जिसकी वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ऑल्दो देखो ये कोई ऐसा करंट नहीं जो वायर से जा रहा है, सबसे पहले सोचो, ये कोई ऐसा करंट नहीं है जो वायर से जा रहा है, ये करंट एस्टेब्लिश हो रहा है ड्यू टू दी टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं क्या करता हूं, थोड़ा ये पार्ट मिटा के और लिख रहा हूं स्टेटमेंट्स। देखो ये चैप्टर धीरे धीरे समझ में आएगा, इस रेगुलर रिवीजन से समझ में आएगा। टू रिजॉल्व दी इनकंसिस्टेंसी, टू रिजॉल्व दी इनकंसिस्टेंसी, Maxwell
Maxwell said that, yeah, Maxwell came to a conclusion that there is a displacement current between the plates of capacitor. There's a displacement current through the space between plates of capacitor. There's a डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कि हमारे पास इस स्पेस में डिस्प्लेसमेंट करंट एस्टेब्लिश हो रहा है। पहली चीज तो ये इन्होंने सेटिस्फाई किया क्योंकि इनको अब इनकंसिस्टेंसी दूर करनी थी। तो जब डिस्प्लेसमेंट करंट लगा दिया इन्होंने बीच में, तो इन्होंने बोला कि इंटीग्रल म्यू नॉट डी एल इज इक्वल टू, सॉरी, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी, और आई डी फाइव बाद में उन्होंने निकालेंगे, आई डी बराबर आई सी, वो निकल के आएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसकी वैल्यू इन्होंने दी, इन्होंने बताया क्योंकि ये बन रहा है टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of capacitor. यानी कि ये जो हमारा कैपेसिटर प्लेट्स है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इसके बीच बदल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो आया, जो जन्म लिया, जो पैदा हुआ, उसका जो कारण था, उसका जो रीजन था, वो ये था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है इन प्लेट्स के बीच, तो वही कारण है ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनाने का इन प्लेट्स के बीच। अब देखो धीरे धीरे समझेंगे कि कंसिस्टेंसी कैसे दूर हो रही है इस डिस्प्लेसमेंट करंट को यहां पे लाने से। इसके बाद अब डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया हमारे पास, इनकी जो वैल्यू उन्होंने बताई, आई डी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये हमारे पास जो डी फाई ई बाई डी टी है, ये क्या है? डी फाई ई बाई डी टी, दैट इज दी, फाई इज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फाई ई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और डी फाई ई बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो देखते हैं एक बार फिर से यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, और हमारे पास ये डी फाई बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बाद में उन्होंने जो कंसिस्टेंसी, हमें इनकंसिस्टेंसी दूर करनी है, तो हमें एक चीज शो करना पड़ेगा कि ये आईडी जो है वो बराबर आईसी है। अभी मैं बाद में इक्वेशन में दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा जरूरी है कि जो कंडक्शन करंट है यहां पे आईसी, उसको बराबर होना डिस्प्लेसमेंट करंट का, या ये बोले उल्टे तरीके से कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास आया, इसको बराबर होना है कंडक्शन करंट के, जो भी वायर के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ है, जो भी फ्लो हो रहा है। पहली चीज तो ये दोनों बराबर होने बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं कि क्यों ना शो करें दोनों बराबर हैं। तो हमें एक चीज तो मालूम है कि भाई कंडक्शन करंट क्या होता है? कंडक्शन करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी। भाई किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज फ्लो हो रहा है Q, लेट्स से Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी से फ्लो हो रहा है चार्ज Q अगर यहाँ पे है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी। अच्छा अब देखो यहाँ पे सरफेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या ये बोले फ्लक्स जो होगा, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं फ्लक्स लिखूं, जो भी सरफेस एंक्लोज करेगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा जो है, अगर ये चार्ज Q को एंक्लोज किया हुआ, ये पूरा जो है सरफेस, देखो गॉस लॉ से, देखो गॉस लॉ में याद है ना कि फ्रॉम गॉस लॉ हम लिख सकते हैं जो टोटल फ्लक्स है एसोसिएटेड विद दैट सरफेस, दैट विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लिखा हम लोगों ने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं डी फाई बाई डी टी करूंगा, डी फाई बाई डी टी वो क्या हो जाएगा?
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। उसके बाद अगर इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन नॉट, या ये वाला टर्म इधर लेके आए डी फाई ई बाई डी टी, क्या निकल के आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी। ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, ये टर्म हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट करंट। देख लो, id इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और ये टर्म क्या है डी क्यू बाई डी टी, दैट इज द कंडक्शन करंट। तो यहां से एक रिजल्ट ये निकल के आता है, रिजल्ट निकल के ये निकल के आया कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो बराबर है कंडक्शन करंट के। इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट वो बराबर है कंडक्शन करंट के। होप कि थिंग्स आर प्रिटी मच क्लियर, समझ में आ रहा है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। चीजों को कैसे करना है, पहले तो आपको ये बताना है कि एक इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए, एम्पियर्स लॉ में जो इनकंसिस्टेंसी आ रही है, मैक्सवेल ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट करंट एस्टेब्लिश हुआ है इन प्लेट्स के बीच, और इस डिस्प्लेसमेंट करंट का कारण है ड्यू टू द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वैल्यू उन्होंने बताई कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये चीजें तो हो गई डिस्प्लेसमेंट करंट समझाने के लिए। फिर हम लोगों ने बाद में समझा कि जो भी ये कंडक्शन करंट है वो बराबर है डिस्प्लेसमेंट करंट के। डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर हमारे पास कंडक्शन करंट के, ये निकल के चीज आ गई है यहां पे। अच्छा, अब चलते हैं इनकंसिस्टेंसी दूर करने के लिए जो हम लोगों ने लिखा था एम्पियर्स लॉ में। इनकंसिस्टेंसी दूर करते हैं। हम लोगों ने सरफेस S1 के लिए क्या लिखा है, देखो एक्चुअली जो हमारे पास एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन है, देखो जो इक्वेशन है एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन चारों लिखोगे, चारों लिखेंगे हम लोग, 4 इक्वेशंस हैं, मैं सब इक्वेशन बताऊंगा। तो यहां पे जो इंटीग्रल B डॉट dl है वो हो जाएगा म्यू नॉट आई नेट, और जो नेट करंट है ना वो दोनों करंट से कारण है, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल B डॉट dl। तो ये इक्वेशन हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, अपना इक्वेशन जो पहले लिखा था वो इक्वेशन ये है अब। यानी कि अगर मैं सरफेस S1 के लिए देखूंगा तो हमारे पास केवल करंट IC हमें यूज करना है। देखो सरफेस S1 के लिए अगर हम देखें तो करंट IC यूज करेंगे। सरफेस अगर हम S2 देखें तो करंट ID यूज करेंगे। तो देखो यहां पे फॉर सरफेस S1 तो हम लोगों ने क्या लिखेंगे, फॉर द लूप B डॉट dl, लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो म्यू नॉट IC हो जाएगा। और फॉर सरफेस S2 देखें अगर हम लोग तो क्योंकि ID करंट अब तो दिख रहा है कि ID करंट फ्लो हो रहा है, अब तो कोई इशू नहीं है। दिस इज फॉर सरफेस S2, इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट ID। अब यहां पे एक चीज तो मालूम है कि सिंस ID बराबर IC तो लिख सकते हैं इसको इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC। म्यू नॉट IC और यहां पे हमारा म्यू नॉट IC, ये भी टर्म आ गया। अब तो पूरे लूप के लिए कंसिस्टेंसी दिख रही है ना, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है, पूरी कंसिस्टेंसी दिख रही है कि हाँ इंटीग्रल B डॉट dl जो हमारे पास है वो है म्यू नॉट I, निकल के आ गया है वो चीज। अच्छा नेक्स्ट थिंग अब आगे देखते हैं। तो ये चीज तो निकल के आ गई कि इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट IC म्यू नॉट ID। तो हमारे पास ये पूरा जो हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इसको कहते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ या एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ
और एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। वो रहा ये वाला इक्वेशन। तो इस बार जो करंट लेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट को भी कंसीडर करेंगे जो एस्टेब्लिश हुआ है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अच्छा देखो, टाइम वैराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैं एक चीज बता दे रहा हूं, टाइम वैराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही जो है हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जन्म लिया है, पैदा हुआ है, या बोले कॉस है वो। और इस टाइम वैराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड अब जो बनेगा वो अब बनेगा ऐसे हम बना लें, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अब बनेगा, ठीक है। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, अगेन आप यहाँ से ऑटोमेटिकली हर एक पेरीफेरी के लिए जो भी हमारे पास इस कैपेसिटर का पेरीफेरी है, हम आराम से जो ये प्लेन बनाएंगे, अब जो लाइन लूप बनाएंगे, जो भी सरफेस बनाएंगे वो कैपेसिटर के पैरेलल बनाए, तो उस पे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। फिर आराम से म्यू डॉट डीएल, सॉरी इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आईडी लगा सकते हैं हम लोग। अब तो ये रहा हमारे पास पूरा समझाने के लिए जो भी इनकंसिस्टेंसी है उसको दूर करने के लिए। अब जो इन्फ्रेंसेस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो इन्फ्रेंसेस मैं लिख देता हूं यहां पे। इन्फ्रेंसेस जो हमने ड्रॉ किए इन पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप से वो हम लोग लिख देते हैं। मैं लिख देता हूं सारे चारों इन्फ्रेंसेस। Let me write down the conduction and displacement currents are individually discontinuous. The conduction ये जरूरी है and displacement current are individually discontinuous. Discontinuous, but the two currents together possess the property of continuity. But the two current together possess the property of continuity. Through any closed electric circuit. ठीक है। अब इसमें दूसरा इन्फ्लुएंस जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, पहला है कि कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट आर इंडिविजुअली डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे इंडिविजुअली डिसकंटिन्यूअस है, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, बट द टू करंट्स टुगेदर पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। क्योंकि हम जब यूज करेंगे लॉ तो दोनों करंट को हम लोग यूज करेंगे, तो टुगेदर पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी थ्रू एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट अगर मैं लिखूं वो ये है, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रिसाइसली इक्वल टू द कंडक्शन करंट, जो मैंने शो किया है। The displacement current is precisely equal to the conduction current. Or when the two are present in different parts of the circuit. When the two are present in different parts of the circuit. भाई ये तो चीज हो गई कि डिस्प्लेसमेंट करंट प्रिसाइसली इक्वल टू द कंडक्शन करंट, जैसा हम लोगों ने शो किया है। When the two are present in different parts of the circuit, और दोनों जो है सेम वैल्यू के हैं। ये जा रहा है हमारे पास वायर में, ये जा रहा है यहाँ बिटवीन द स्पेस दैट इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसमें जा रहा है। तो दोनों ही अलग अलग सर्किट के पार्ट में है, एक ही वायर में नहीं है ना, तो दोनों एक ही स्पेस में नहीं है, ये स्पेस में है और यहाँ पे हमारे पास वायर में है, यहाँ पे कंडक्शन करंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं थर्ड थिंग लिख दूं यहाँ पे।
होप ये दोनों प्रॉपर्टीज इन्फ्रेंसेस लिख लिए होंगे। आगे देखते हैं, हमारे पास है द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो मैंने बताया है द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस ड्यू टू rate of change of electric flux, the rate of change of electric flux or electric field between the two plates of capacitor, or electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यही दिख रहा है। मैंने बताया आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, वहां से शो किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे ये पॉइंट इसी का है, मतलब द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्थ पॉइंट, जस्ट एज द कंडक्शन करंट in the displacement current is also the source of magnetic field. Now अब देखो, just as the conduction current and the displacement current is source of the magnetic field, just as the conduction current is, the displacement current is also the source of magnetic field. सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्स कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, बहुत सिंपल है यहाँ पे कि भाई जस्ट एज द कंडक्शन करंट इज, भाई यहाँ इस पार्ट में देखो जरा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, अगर मैं ये दिखाऊं यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो जस्ट एज दी कंडक्शन करंट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट करंट है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। होप की चीजें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे कंडक्शन करंट है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स। तभी हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन लगाए हुए हैं दोनों तरफ। फिर हम लोगों ने जो भी एम्बिग्यूटी थी केवल एम्पियर सर्कुलर लॉ में, उसको दूर किया, मैक्सवेल ने दूर किया यहाँ पे। ये था बेसिक्स, सारे चारों इन्फ्लुएंसेस जो हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। बेसिक्स हम लोगों ने समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्प्लेसमेंट करंट के थ्रू, ठीक है। तो ये पार्ट जो है अच्छे से नोट्स बनाना, रिवाइज कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताब से पढ़ के हमें जल्दी समझ में नहीं आता है ये चैप्टर, ठीक है ना। मैं और भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा इस चैप्टर में अगले लेक्चर में, ठीक है ना, अगले वीडियो में देख सकते हो। अभी के लिए आप इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवाइज करो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को। जेई मेन में ये जो आएगा पार्ट, बहुत इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, जो आप बखूबी आपको तैयार होना चाहिए आंसर करने के लिए। किस्मत से एडवांस में नहीं है ये पार्ट, तो फॉर एडवांस यू कैन एस्केप इट, फॉर एडवांस प्रिपरेशन फॉर, बट जेई मेन के लिए भी आपको स्कोर करना है ताकि आपको और भी अच्छे मार्क्स आए जेई मेन में। तो उस चैप्टर को, बहुत सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा हमारे पास पार्ट है इसका सिलेबस में, ठीक है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी, सवाल जो आ सकते हैं जेई मेन्स में, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको पसंद आया और आप सीखें इस लेक्चर से। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आई विश कि आप अच्छे से परफॉर्म करो। थैंक यू एवरीवन।